हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग फाइबर वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि फाइबर क्या है, जिसमें आपने पढ़ा था कि फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, यहाँ पर हम देखें कि आपने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ लिया था। नेचुरल फाइबर हमें एनिमल्स और प्लांट से प्राप्त होते हैं, इसको पूरा आपने डिस्कस किया था। अभी हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये जो आपका नेचुरल फाइबर था ये आपका क्लास 6 में था और साथ ही साथ ये क्लास 7 में था। ठीक है, लेकिन ये जो आपका सिंथेटिक वाला जो फाइबर है ये क्लास 8 में दिया हुआ, तो इसको हम लोग अभी नेक्स्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए, क्लास 8 में आपका इस चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी कि यहाँ पर प्लास्टिक के बारे में भी आपको पढ़ना है, यानी कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ये चैप्टर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसका टेलीग्राम पर ऑलरेडी स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। जो मानव निर्मित रेशे होते हैं, ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, देखिए सिंथेटिक फाइबर यह छोटी इकाइयों से जोड़कर बड़ी श्रृंखला तैयार किया जाता है। ठीक है, जो आपका संश्लेषित रेशे है इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने माला को देखा है, माला में देखते हैं कि बहुत सारी गुड़िया है, गुड़िया। ठीक है, जिसको मोती बोलते हैं, ये अलग अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको छोटे छोटे यूनिट में जोड़कर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसको छोटे छोटे यूनिट में जोड़कर बनाएंगे तो आपको माला कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही क्या है कि इसमें छोटे छोटे, यहाँ पर मैंने लिखा है, यह छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बड़ी श्रृंखला बनाया जाता है। और ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, ये प्रत्येक इकाइयां आपका रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि इस प्रकार की छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, बहुलक यानी कि पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, जो आपका ये संश्लेषित रेशे है, सिंथेटिक फाइबर है, ये क्या होता है, इसमें बहुलक का निर्माण होता है, जिसमें छोटी छोटी इकाइयां जोड़कर एक बड़ी श्रृंखला तैयार किया जाता है। जो छोटी छोटी इकाइयां जोड़कर एक बड़ी श्रृंखला तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बहुलक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलीमर जो है ये ग्रीक भाषा है। ठीक है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है पॉलीमर। पॉली, जिसमें क्या होता है, पॉली प्लस मर होता है। पॉली का मतलब होता है अनेक, और जो ये मर है इसका मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट, यानी कि अनेक भाग यानी इकाई को मिलाकर एक लंबी श्रृंखला तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग पॉलीमर बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये वाला आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर आपको समझाया कि छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक लंबी जो होता है श्रृंखला तैयार किया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। यहाँ तक आपको पॉलीमर में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला जो आपको मैंने यहाँ पर नोट करा कर लिखा है, ये आपके एग्जाम में आ गया है। तो देखिए क्या है कि सेलुलोज का पॉलीमर क्या होता है, कॉटन होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि सेलुलोज का बहुलक यानी कि पॉलीमर क्या होता है, कॉटन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कपास बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपके यहाँ पर दिया हुआ है कि सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। दोनों लाइन को याद रखिएगा कि सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज की इकाइयों द्वारा निर्मित होता है, और सेलुलोज का बहुलक क्या होता है, कॉटन होता है, कपास होता है। कपास किसका बहुलक है, सेलुलोज का। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम सिंथेटिक फाइबर के कुछ प्रकार को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका आता है रेयॉन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि सबसे पहला क्या आता है, इसमें रेयॉन आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर याद रखिए कि जो बहुलक है, जो पॉलीमर है, ये प्राकृतिक होता है, नेचुरल में भी होता है, नेचुरल का भी बहुलक होता है। कैसे, जैसे कि आपने कॉटन के बारे में पढ़ा था, कपास के बारे में पढ़ा, तो आपको मालूम है कि ये किसका बना होता है, ये प्लांट में आपने पढ़ा है। कपास के बारे में आपने किस में पढ़ा है, ये आपका प्लांट में आपने पढ़ा। तो प्लांट किस में आ गया, प्लांट आपका नेचुरल में आ गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्राकृतिक में भी बहुलक होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, इसको आप याद कैसे करेंगे। देखिए सेलुलोज के बारे में बात करते हैं। अभी आपने देखा कि सेलुलोज का बहुलक क्या होता है, कॉटन होता है, कपास होता है, और ये क्या होता है, आपने प्लांट में पढ़ा था। और जब आप सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा कि सेल वाल जो होता है, ये किसका बना होता है, सेल वाल जो आपने पढ़ा था यह किसका बना होता है, सेलुलोज का। ठीक है, और देखिए पौधों से ही क्या बनाते हैं, पेपर कॉपी बनाए जाते हैं। तो जो पेपर होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, सेलुलोज पाए जाते हैं, यानी कि जो पौधों से प्राप्त होते हैं उसमें सेलुलोज की मात्रा होती है। तो इसे याद रखिएगा कि सेलुलोज को पॉलीमर क्या होता है, कॉटन होता है, कपास होता है, और कपास प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं, जिसमें अपने प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग रेयॉन को डिस्कस करते हैं। देखिए रेयॉन क्या है, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो सिल्क होता है, जैसे जैसे सिल्क सेरीकल्चर जो आपने पढ़ा, जो सिल्क है, यहाँ पर आपने पढ़ा जो सिल्क जो रेशम था, वो क्या था कि वो चीन द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, चीन ने इसका मतलब कहा जाए कि चीन में सबसे अधिक मात्रा में होता है, चीन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका सिल्क था उसको काफी लंबे समय तक छिपा कर रखा गया था। ठीक,
फिर बाद में लोगों के सामने आया, लोगों ने उसको पसंद किया, जो सिल्क है, रेशम है। फिर क्या लोगों ने सोचा कि हम इसको कृत्रिम तरीके से भी बनाएं सिल्क को, क्योंकि तो सिल्क वॉर्म से बनता था, तो इसे कृत्रिम तरीके से बनाया जाए। फिर इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा तो वही सिल्क का एक रूप तैयार हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, ये कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर नहीं है, जो ये मानव निर्मित है, ये कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर नहीं है, इसे याद रखिएगा। यह मैनमेड है, परंतु प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके रेयान के बारे में एग्जाम में आया हुआ है कि यह जो मानव निर्मित होते हुए भी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त है, वो क्या है, तो वो याद रखिएगा, वो आपका रेयान है। ठीक है, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है अपने भाषा में कि यह कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर नहीं है, यह मानव निर्मित होने के बाद भी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वो क्या है, वो आपका रेयॉन है। इसमें मैंने कुछ इसके कैरेक्टर लिखे हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि वुड पल्प, जिसे हम क्या बोलते हैं, काष्ठ लुगदी के केमिकल ट्रीटमेंट से यह प्राप्त किया जाता है। अब ये पूछेगा कि रेयॉन कैसे प्राप्त हुआ है, रेयॉन कैसे बना है, तो ये वुड पल्प यानी कि काष्ठ लुगदी के केमिकल ट्रीटमेंट से प्राप्त किया गया है। यह आर्टिफिशियल सिल्क है। क्वेश्चन आएगा कि आर्टिफिशियल सिल्क है, परंतु इसे नेचुरल रिसोर्स के द्वारा प्राप्त किया है, वुड पल्प से। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, ये सिल्क से सस्ता मिलता है। मान लेते हैं आपने किसी की जैसा डुप्लीकेट चीज बनाई, तो भाई वो कभी भी हो तो डुप्लीकेट होगा। ठीक है, तो वही आपका भले ही रेयॉन सिल्क जैसा है, लेकिन ये सिल्क जो आपका रेयॉन है, ये थोड़ा बहुत सिल्क मतलब सिल्क जैसा दिखता है, लेकिन ये क्या है कि सिल्क से सस्ता है। ठीक है, क्योंकि सिल्क की पूरी क्वालिटी तो इसमें नहीं आएगी। और देखिए, इसे रंगों के कई किस्मों में रंगा जा सकता है, जैसे सिल्क को रंगा जाता है, रेशम को। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि सिल्क से सस्ता मिलता है। इसके बाद देखिए कि ये रेयॉन को अगर कपास यानी कि कॉटन के साथ मिला दिया जाता है, मिलाकर क्या बनाया जाता है, बेडशीट बनाया जाता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ गया है कि रेयॉन को कपास के साथ, कॉटन के साथ मिलाने पर क्या किस चीज का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा, बेडशीट का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर रेयॉन को अगर हम ऊल यानी कि क्या है, ऊन के साथ मिलाकर बनाएंगे तो कालीन या गलीचा बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कारपेट बोलते हैं। और ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये भी आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ आपका ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना पड़ेगा कि आपका जो सिंथेटिक फाइबर है, ये छोटे छोटे इकाइयों के रूप में, बड़ी श्रृंखला के रूप में पॉलीमर से बनता है। और याद रखिएगा, सेलुलोज का पॉलीमर क्या होता है, कॉटन होता है, कपास होता है। इसके बाद ये भी याद रखिएगा, जो रेयॉन है, यह सिंथेटिक जो होता है, ये क्या होता है, कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर नहीं है, यह मैनमेड होते हुए भी प्राकृतिक सोर्सों से बनाया जाता है। ये लाइन याद रखिएगा। ये किससे बनता है, तो ये वुड पल्प से बनता है। आर्टिफिशियल सिल्क होने के बाद भी ये नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होता है। यह सिल्क से सस्ता मिलता है और इसे कई किस्मों में रंगा जा सकता है। ठीक है, और ये जो रेयॉन है, यह कपास के साथ मिलकर बेडशीट का निर्माण करता है। अगर ये कपास के साथ मिलता है तो बेडशीट बनाता है, अगर ये ऊल के साथ मिलता है तो कालीन या गलीचा यानी कि कारपेट तैयार होता है। ठीक है, इतना आपने समझा। चलिए, अब हम इसके दूसरे प्रकार को डिस्कस करते हैं। चलिए, अब हम दूसरा सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करते हैं, जो है आपका नायलॉन। ठीक है, देखिए, ये यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है कि यह पूरी तरह से मानव निर्मित है, यानी कि मैनमेड फाइबर है। और यह क्या है, यह 1931 ईस्वी में इसे बनाया गया था। अभी ईस्वी तो नहीं पूछा है, लेकिन ये वाला चीज जरूर पूछा है कि पूरी तरह से मैनमेड कौन सा फाइबर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो है नायलॉन। आपने रेयॉन के बारे में पढ़ा तो वो सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो क्या, उसमें नेचुरल भी यूज किया गया। ठीक है, वुड पल्प का। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से मानव निर्मित है, यानी कि मैनमेड है। ठीक है, अब देखिए, नायलॉन को बनाया कैसे गया है, तो देखिए, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। इसको याद रखिए कि नायलॉन को कोयले से और जल और वायु से निर्माण किया गया इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए कि यहाँ भी ये वाला लाइन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे आप क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे। ये कहा गया है कि यह पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो पूरी तरह से मैनमेड है। ठीक है, और उसमें पूछा गया रेयॉन में कि सिंथेटिक फाइबर होते हुए भी ये प्राकृतिक स्रोतों का यूज किसमें किया गया, तो रेयॉन में किया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए, नायलॉन कैसा होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है, इलास्टिक होता है, हल्का होता है। फिर आपका ये लचरस यानी कि चमकीला होता है, और धुलने में भी यह क्या है, सुगम होता है, आसानी से धुल जाता है। ठीक है, यह है नायलॉन की विशेषताएं कि प्रबल होता है, इलास्टिक होता है, लचर होता है, हल्का भी होता है और धुलने में सुगम होता है। ठीक है, ये वाला लाइन आपके एग्जाम में आया है। ये दोनों को मैं नोट करवा देती हूँ। देखिए, ये दोनों क्या है कि नायलॉन का यूज कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा, पैरासूट में नायलॉन का यूज किया जाता है। नायलॉन का यूज बहुत जगह है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको अच्छा से दिया गया है कि नायलॉन का यूज पैरासूट में होता है, साथ ही साथ चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्सों के निर्माण में होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, इंग्लिश से लिखिए कि पैरासूट और रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, इसमें किसका यूज किया जाता है,
नायलॉन का। अब बताइए चट्टानों पर चढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि वो रस्सी कैसी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, इलास्टिक भी होनी चाहिए, साथ ही साथ वो प्रबल भी होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रांग भी होना चाहिए, और भाई गंदा हो तो धुलने में आसानी भी होना चाहिए। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, और वो साथ ही साथ क्या है, चमकीला भी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि नायलॉन का जो तार होता है वो स्टील के तार से भी अधिक प्रबल होता है, इसीलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, पैरासूट में और चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से के रूप में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं पॉलिएस्टर की। अब हम तीसरा नंबर की बात करते हैं, तीसरा सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं, जो है आपका पॉलिएस्टर। ठीक है, तो देखिए पॉलिएस्टर में क्या है कि ये पॉली प्लस ईस्टर, इसको पहले समझते हैं कि ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। अब आपसे तीन तरह के क्वेश्चन पूछता है कि पहला पूछता है कि पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर कौन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नायलॉन है। फिर कहेगा कि सिंथेटिक फाइबर इसमें से कौन है, तो वो हो जाएगा पॉलिएस्टर हो जाएगा। एक पूछेगा कि सिंथेटिक फाइबर होने के साथ ही साथ प्राकृतिक स्रोतों से बनाया गया, वो होगा रेयॉन। ठीक है, ये तीन तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं पॉलिएस्टर की, तो देखिए ये क्या है, पॉली प्लस एस्टर है, यानी कि इसमें एस्टर इकाइयों को पुनरावृत्ति से क्या होता है, बना है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि जो एस्टर है इसका यूज कहाँ होता है, यह रसायन जो यहाँ है, यहाँ पर एस्टर, यह एक प्रकार का रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो एस्टर है, एस्टर का यूज क्या है, यह रसायन है जो फलों को उनकी गंध क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए पॉलिएस्टर के बारे में। तो देखिए पॉलिएस्टर को में कुछ चीजों को और मिलाकर दूसरा चीजें बनाई जाती है, जैसे कि पॉलीकोट जो कपड़े होते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर प्लस कॉटन। इसको याद रखिएगा कि पॉलिएस्टर में अगर हम पॉलिएस्टर प्लस कॉटन को मिक्सचर करते मतलब मिश्रित करते हैं तो किसका निर्माण होता है, पॉलीकॉट का निर्माण होता है, और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद पॉली ऊल के बारे में बात करें तो इसमें पॉलिएस्टर प्लस ऊल, पॉलिएस्टर प्लस ऊल को अगर हम मिलाएंगे तो पॉली ऊल बनेगा। ये तो आसान है, पॉली का समझ लीजिए, पॉलिएस्टर और ऊल मिलाएंगे तो क्या होता है, पॉली ऊल का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉलीकोट यानी कि पॉलिएस्टर और कॉटन, ये भी आसान है आपका कि जब हम पॉलिएस्टर और कॉटन को मिलाएंगे तो पॉलीकॉट का निर्माण होगा, और जब हम पॉलिएस्टर और ऊल को मिलाएंगे तो पॉली ऊल का निर्माण होगा। ठीक है, दोनों आसान है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए पॉलिएस्टर के बारे में बात करते हैं, इसकी क्या विशेषता है इसके कपड़ों की। तो देखिए जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं उसमें विंकलेट यानी कि सिलवटें, अब देखिए ना कोई कोई कहता है कि कपड़ा मतलब सिलवट पड़ गया, खराब हो गया, तो इसमें क्या होता है, आसानी से इसमें सिलवटें नहीं पड़ती है। ठीक है, झुर्रियां नहीं आती है, और इसे आसानी से आप धो सकते हैं, इसे आप बिना प्रेस के भी पहन सकते हैं। ठीक है, ये है पॉलिएस्टर कपड़ों की विशेषता है। अब देखिए पॉलिएस्टर के बारे में दो चीज एनसीईआरटी में बखूबी दिया हुआ है कि जो पॉलिएस्टर है उसमें दो चीज फेमस है, टेरिलिन और इसके बाद पेट। ठीक है, मैंने इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म भी देख दिया है, तो फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपसे पूछा गया। ठीक है, एक हुआ आपका पेट और एक हुआ टेरिलिन, ये दोनों आपके पॉलिएस्टर के दिए गए हैं। देखिए टेरिलिन क्या है, तो ये देखिए टेरिलिन इज पॉपुलर पॉलिएस्टर, यह क्या है, पॉपुलर पॉलिएस्टर है। देखिए इसका क्या होता है, इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। ठीक है, जो टेरिलिन है इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, इसलिए क्या है, यह पॉपुलर पॉलिएस्टर है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि टेरिलिन क्या है, तो टेरिलिन पॉपुलर पॉलिएस्टर, इसको याद रखिएगा। और देखिए पेट का यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज आपका मेकिंग बोतल्स, यूटेंसिल और फिल्म और वायर, मैंने इसे हिंदी में लिख दिया है कि बोतल के निर्माण में इसका यूज किया जाता है, जार में भी इसका यूज किया जाता है, बर्तन में भी किया जाता है, फिल्म में भी और तार में, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, पेट वाला भी पूछा गया और टेरिलिन वाला भी पूछा गया। देखिए तो अभी आपको इसमें किस चीज को ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि नायलॉन पूरी तरह से मानव निर्मित है, मैनमेड है। जो ये लाइन है यह पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है, और याद रखिएगा पहला, इस वर्ड को भी याद रखिएगा कि ये पहला ऐसा है। ठीक है, ये वर्ड पर ज्यादा फोकस किया गया एनसीईआरटी में कि यह पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो पूरी तरह से मानव में मतलब मैनमेड है। ठीक है, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। ये कैसा होता है, तो ये हल्का होता है, ये भी आया है और ये वाला भी आया है कि पैरासूट में किसका यूज किया जाता है, चट्टानों पर चढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉलिएस्टर में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये पॉलिएस्टर में टेरिलिन से पूछा गया और पीईटी जो पेट है इससे पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए क्योंकि ये चीजें भी आपको वहां पर एनसीईआरटी में फोकस करके दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, एक्रेलिक के बारे में देखते हैं क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लास्ट सिंथेटिक फाइबर को देख लेते हैं जो है आपका एक्रेलिक। ठीक है, एक्रेलिक क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हम लोग सर्दियों में स्वेटर और शॉल पहनते हैं, ओढ़ते हैं, तो ये आपको लगता है कि हाँ ये ऊन का बना है, लेकिन कभी कभी ये ऊन का नहीं बना होता, प्राकृतिक ऊन का नहीं बना होता है। या ऊन के समान दिखाई देने वाला जो चीज होता है यह एक्रेलिक कहलाता है, जो ऊन के बिल्कुल समान दिखाई देता है, सदृश दिखाई देता है। ठीक है,
तो ये उसका भी बना होता है। देखिए यह क्या होता है कि यह ऊन से थोड़ा सस्ता मिलता है। कौन? एक्रेलिक जो है यह ऊन से थोड़ा सस्ता मिलता है, और एक्रेलिक को अनेक रंगों में, जो एक्रेलिक है यह अनेक रंगों में उपलब्ध होता है। ठीक है, इससे आपका स्वेटर बनता है। जैसे कि आप देखते हैं ऊन के सामान बहुत तरह के आपको दिखाई देता है एक्रेलिक, जिससे आपका स्वेटर बनते हैं, और ये ऊन से थोड़ा सस्ता मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्रेलिक। यहाँ तक समझ में आया? देखिए ये भी आपका सिंथेटिक फाइबर है एक्रेलिक। इसके बाद देखिए सिंथेटिक फाइबर के कुछ गुण को देख लेते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर है यह गर्म करने पर जल्दी पिघल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो कपड़े पहनकर आप किचन में नहीं जाइए, क्योंकि देखिए यह क्या होता है, गर्म होने पर पिघल जाता है। जैसे ही आपके शरीर में आग लगेगी, उन कपड़ों में आग लगेगी, वो कपड़ा आपके शरीर में चिपक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, गर्म करने पर पिघल जाता है। तो यह जो है सिंथेटिक फाइबर के एक हानिकारक गुण हुआ। ठीक है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर यहाँ पर बात करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो है अधिक टिकाऊ होता है, और ये क्या होता है, पहुंच के भीतर होता है, यानी कि सभी लोग इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, यह नेचुरल फाइबर के अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? क्योंकि यह शीघ्र जो होता है, मान लेते इसे सुखाएंगे तो यह शीघ्र सूख जाता है, और रख रखाव में भी यह अधिक सुविधाजनक होता है, और यह चलाऊ होता है, टिकाऊ होता है। ठीक है, लेकिन इसका एक हानिकारक गुण क्या है कि इसे गर्म करने पर यह पिघल जाता है और आपके शरीर में सट सकता है, पूरी तरह से सट जाता है। ठीक है, ये है आपके सिंथेटिक फाइबर के जो गुण थे। यहाँ तक समझ गया? अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो है आपका प्लास्टिक। यहाँ से क्वेश्चन तो आपका हर बार आना ही है। देखिए प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर होता है। जैसे कि अभी आपने सिंथेटिक फाइबर पढ़ा, तो वो भी क्या था, एक प्रकार का पॉलीमर था, यानी कि बहुलक था। सेम उसी प्रकार क्या है, प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर यानी कि बहुलक होता है। ठीक है, अब देखिए प्लास्टिक में जो पॉलीमर होता है, देखिए वो किस तरह का होता है। एक तो आपका रेखीय होगा, साथ ही साथ एक तिर्यक बंध, जिसे हम क्रॉस लिंक्ड कहते हैं। देखिए अगर रेखीय होता है पॉलीमर तो इस तरह का होगा, और तिर्यक बंध रहेगा तो वो इस तरह का होगा। ठीक है, ये आपके दो तरह के इसमें प्लास्टिक में पॉलीमर मिल जाएंगे, इस दोनों इस तरह के। ठीक है, अब देखिए प्लास्टिक आपका दो तरह का होता है, एक आपका होता है थर्मोसेटिंग, और एक होता है आपका, यहाँ एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों की थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक कौन है, क्या अंतर है, इस तरह के कुछ पूछे गए क्वेश्चन। तो देखिए थर्मोसेटिंग की पहले हम थर्मोप्लास्टिक सॉल्व करते हैं। देखिए थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो इसे आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आप रेलवे लाइन पर जाते हैं, रेलवे लाइन आपको प्यास लगी तो आप एक प्लास्टिक की बोतल खरीद लेते हैं, फिर आप पानी पीकर उसे घर लाते हैं। लेकिन कभी आप देखिए कि अगर उस प्लास्टिक की बोतल में गलती से अगर हम गर्म पानी डाल दें तो वो जो बोतल होता है ऐसे टेढ़मेढ़ हो जाता है। तो वो किस तरह का प्लास्टिक हुआ, थर्मोप्लास्टिक हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसको हीट करने पर यह अपना शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, जैसे इस प्लास्टिक को आप हीट करेंगे तो हम ऐसे मुड़िया आ जाता है, उसका अपना शेप क्या करेगा, चेंज कर लेगा। और इस प्लास्टिक को हम जितनी बार हीट करेंगे उतनी बार यह अपना शेप चेंज करता है। ठीक है, यह सरलता पूर्वक क्या होता है, मुड़ जाता है। इसके दो एग्जाम्पल है, आपके पॉलिथीन हुए और पीवीसी हुआ। ठीक है, पॉलिथीन और पीवीसी, ये आपके दोनों एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्पल देकर कि किस तरह के प्लास्टिक है। देखिए इस प्लास्टिक का यूज खिलौने में, कंघिया बनाने में किया जाता है, और भी चीजों में किया जाता है। तो ये आपके दो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए थे। और इसका ये वाला याद रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, पॉलिथीन है और पीवीसी है, जिसको आप जैसे ही गर्म करेंगे ये शेप चेंज करेगा, फिर कुछ देर बाद ये ठंडा हुआ, फिर आप गर्म करेंगे, फिर ये अपना शेप चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोप्लास्टिक। इसको आप कैसे याद रखेंगे, मान लेते हैं थर्मस में आप पानी डालेंगे तो वो थोड़ा बहुत मुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि इसमें जितना बार इसको चेंज करेंगे चेंज होगा। अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग की, बात करते हैं। इसे आप कैसे याद रखेंगे कि अगर हमने तुम्हें एक बार सेट कर दिया, ठीक है, तो अब तुम्हें कोई बिगाड़ भी नहीं सकता, यानी कि इसको सेट कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक बार प्लास्टिक को हीट करके शेप दे दिया जाए, जैसे कि इसमें हम एक बार प्लास्टिक को हीट करके इसको शेप दिए तो यह क्या होता है, फिक्स हो जाता है, यानी कि वो चेंज नहीं होता है। देखिए फिर क्या होता है, फिर उसका शेप चेंज नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है थर्मोसेटिंग में अगर एक बार हम प्लास्टिक को पिघलाकर शेप दे दे तो फिर वो शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका बैकेलाइट हो गया और मेलामाइन हो गया। ठीक है, इसका याद रखिए, ये भी आपके ऑप्शन आ चुके हैं एग्जाम में कि बैकेलाइट किस तरह का प्लास्टिक है, तो आया है थर्मोसेटिंग। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बैकेलाइट वाला आया है, और इसमें से आपको पीवीसी और पॉलिथीन वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो आप दोनों एग्जाम्पल को याद रखिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि बैकेलाइट क्या है, मेलानाइन क्या है, और भी कुछ चीजें हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो उसको भी लास्ट में देख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बेकेलाइट के बारे में और भी चीजें जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले कि बेकेलाइट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यह उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यह क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। याद रखिएगा, ये लाइन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका यूज कहाँ होता है कि बिजली का स्विच बनाने में, साथ ही साथ बर्तन बनाने में बेकेलाइट का यूज होता है। ठीक है,
बेकेलाइट क्या है, उष्मा और विद्युत का कुचालक है, इस लाइन को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं मेलामाइन की। तो देखिए मेलामाइन क्या होता है, यह आग का प्रतिरोधक है, ठीक है, यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है, ठीक है। ये वाला लाइन याद रखिएगा कि जो मेलामाइन की परत होती है या आग बुझाने वाले की ड्रेस, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं जो ड्रेस पहनकर आते हैं, उस ड्रेस पर मेलामाइन की परत होती है, क्योंकि ये क्या है, आग का प्रतिरोधक होता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि इसका यूज कहाँ किया था, किचन वेयर में, साथ ही साथ फ्लोर टाइल्स या फैब्रिक यानी कपड़ा बनाने में भी मेलामाइन का यूज किया जाता है। ये वाला लाइन आप याद रखिएगा कि जो अग्निशमन, जो मतलब आग बुझाने वाले जो लोग आते हैं, उनके ड्रेस पर जो मेलामाइन की परत होती है, क्योंकि ये आग का प्रतिरोधक होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है, ठीक है। ये दोनों लाइन हो गया। इसके बाद बात करते हैं, देखिए प्लास्टिक का यूज कहाँ होता है, जैसे खाद्य सामग्री है, तो जैसे कि आपको जल लेना है तो प्लास्टिक की बोतल, देखें दूध डालना है तो प्लास्टिक की बोतल में पैक करके ले जाते हैं, अचार वगैरह रखना है तो प्लास्टिक की बोतल में, सूखे मेवे का संचन, मतलब इन सभी चीजों का संचन कहाँ किया था, प्लास्टिक की बोतल में, ठीक है। साथ ही साथ प्लास्टिक का यूज कहाँ किया था, तो कार में, वायुयानों में और अंतरिक्ष यानों में भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए प्लास्टिक आपका हल्का होता है, लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है और पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर किसका होता है, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, ये पुअर कंडक्टर होता है। और नॉन रिएक्टिव यानी कि यह वायु और जल से ये क्रिया नहीं करता है, ठीक है। ना तो यह वायु से क्रिया करेगा, ना जल से करेगा, तो ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कि टेफ्लॉन प्लास्टिक है, जो टेफ्लॉन प्लास्टिक है, इस पर क्या होता है, तेल और जल नहीं चिपकता है। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन दिया गया है कि जो टेफ्लॉन प्लास्टिक है उसमें क्या है कि जल और तेल नहीं चिपकता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो आपको साइकिल दिख रहा है ना, यहाँ से आपके हर बार एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ज्यादातर पूछते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ है ये और कितना टाइम में ये गल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो सब्जी और फलों के छिलके हैं, इनको गलने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 वीक लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कागज है, इसको अगर जमीन में है, गड़ा है, तो इसको गलने में कितना टाइम लगता है, 10 से 30 दिन लगता है। सूती कपड़ा को 2 से 5 माह लगता है, लकड़ी को 10 से 15 वर्ष लगता है और ऊनी वस्त्र को लगभग 1 वर्ष लग जाता है, ठीक है। वही बात करें टीन, एल्युमिनियम और मेटल, इसको 100 से 500 वर्ष लगता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक बैग है, ये भी कई वर्षों में आपका ये गलता है, ठीक है। तो ये है आपके, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी तक आपको ये पूछा गया है, सूती वस्त्र पूछा गया है, कागज भी पूछ लिया गया है और ये प्लास्टिक बैग पूछा गया। 4 को आपके मैच करने में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 प्रिंसिपल 5 सिद्धांत की। तो ये भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसको भी आपको याद करना है। पहले बात करते हैं रिड्यूस यानी कि उपयोग कम करिए, इसके बाद रियूज, इसके बाद रिसाइकिल करिए, फिर इसको रिकवर करिए और फिर रिफ्यूज करिए। ये चीजें आप एक बार साइकिल के थ्रू आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह है आपके 5 प्रिंसिपल, 8 प्रिंसिपल, ठीक है। पहला है रिड्यूस, इसके बाद रियूज, इसके बाद रिसाइकिल, इसके बाद रिकवर, इसके बाद रिफ्यूज, ठीक है। तो यहाँ तक अभी आपका जो ये चैप्टर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक या फाइबर टू फैब्रिक, जो आपने कल चैप्टर समाप्त किया और आज आपका ये समाप्त हुआ है संश्लेषित रेशे और इसके बाद प्लास्टिक। तो अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के सभी टर्म मैंने इस वीडियो में करा दिया है। अगर इस चैप्टर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वह सारे टर्म मैंने इसमें कराया है जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर भी करिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट मैं 2 दिन से वहां पर भेज रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।